चलिए, तो आज हम लोग पॉइंट चार्ज के बदले अगर कोई एक्सटेंडेड चार्ज हो तो उसकी वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ये सीखते हैं। पिछली क्लासेज में मैंने जो अभी तक आप लोगों को बताया उसमें हमने क्या किया कि पॉइंट चार्ज लिए ट्राइंगल या रेक्टेंगल के वर्टिसेस पर ना स्क्वायर और आपस में कैलकुलेट किया था। तो आज हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ electric field due to a circular loop of charge। ये टाइटल है। तो ये पहला आर्टिकल है जिसमें हम लोग पॉइंट चार्ज नहीं ले रहे। थोड़ा सा डायग्राम को समझिए पहले, उसके बाद आपको चीजें समझ में आ पाएंगी। ये एक सर्कुलर लूप है हमारे पास। ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस दोनों तरफ हो सकती है, इधर भी। हम किसी एक तरफ, सपोज इस पर पॉजिटिव चार्ज है, वायर है पतला सा, तो वायर होगा तो मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव में भी ले सकते थे, जब लेना ही है तो वो पॉजिटिव चार्ज इसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हर जगह पे यूनिफॉर्मली। ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक हो गया। तो मान लेते हैं इसकी एक्सिस पर इस लूप का कुछ रेडियस भी मानेंगे, सपोज रेडियस ए है और इसका सेंटर जो है यहां से कुछ दूरी पर, सपोज एक्स दूरी पर कोई पॉइंट है। पॉइंट एक्सिस पर, ज्यादा टफ नहीं लेना है। तो आपको इस पॉइंट पी पर मान लेते हैं इस पूरे लूप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये बताना है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना लूप की वजह से, जबकि हमने अभी तक जो पढ़ा वो पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ा है। प्रॉब्लम समझ में आ गई? यस सर। तो हम क्या करेंगे, इस लूप को बहुत सारे पॉइंट चार्जेस का कलेक्शन मान लेंगे। तो एक छोटा सा पॉइंट चार्ज जैसा मानेंगे और सपोज इस सर्कुलर लूप में क्योंकि ए रेडियस है तो बाउंड्री भी 2 पाई है, तो वो सब लिखेंगे बाद में। यस सर। 2 पाई ए में हम मान लेते हैं छोटा सा लूप यहाँ पर ए बी। ये जो ए बी लूप है मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो डीएल है, छोटा सा। इस पर कितना चार्ज होगा वो भी निकाल लेंगे। भाई पूरी बाउंड्री की लंबाई 2 पाई ए है, मान लेते हैं 2 पाई ए पर क्यू चार्ज है, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा और डीएल लेंथ पे कितना होगा वो हम कर लेंगे कैलकुलेशन पे। अब हम ये देखते हैं कि इस पॉइंट चार्ज मान लिया हमने, इसको बहुत ही छोटा है, इसकी वजह से अब क्योंकि पॉइंट चार्ज है तो फिर सीधे पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव होगा। तो इसकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉजिटिव है तो आउटवर्ड ऐसे होगा, और वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डीई नाम दे सकते हैं, इधर को होगा। जो छोटा सा है एपी, एबी में पॉइंट चार्ज जैसा समझिए, और ये जो अगर एंगल को मैं थीटा मान लूं तो इधर को भी थीटा। तो वेक्टर डिकम्पोजिशन से आप जानते हैं डीई है और थीटा एंगल पर है तो इधर को डीई क्रॉस थीटा हो जाएगा और नीचे को डीई साइन थीटा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर।
सोचो कि डायमेट्रिकली ठीक अपोजिट साइड पर भी अगर इतना ही मालूम है रहे छोटा सा, और उसकी वजह से निकालू ये, तो वो इधर को आएगा, उतना ही मैग्नीट्यूड होगा उसका भी। तो आप गौर करेंगे कि ये भी अगर सेम उसी एंगल पर ले रहे हो थीटा, तो यहाँ भी थीटा होगा, तो इसका भी इधर को डी क्रॉस थीटा ही आएगा, और ऊपर को डी साइन थीटा। क्या मैं इतना समझा पाया आप लोगों को? यस सर। तो बच्चों असली काम कर चुके हम, अब कुछ ज्यादा नहीं रहा। आपने एक लूप है, लूप पर एक छोटा सा पार्ट लिया ए बी, और उस पर चार्ज मान लेते हैं D2 हम ले लेंगे थोड़ा सा, और D2 की वजह से उसको पॉइंट चार्ज मान के पहले हम पॉइंट P पर निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मान लो DE है, उससे दो कंपोनेंट किए, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, और फिर हमने उससे जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे लिए, उतना ही छोटा सा, और यहां भी हमने ब्रेक किया। तो बच्चों हमने ड्रॉ किया कि DE साइन थीटा कंपोनेंट इक्वल और अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते, और DE क्रॉस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। तो बच्चों ऐसे समझो कि डायमेट्रिकली अपोजिट कोई दूसरा पेयर लेते तब भी यही होता, साइन कंपोनेंट कैंसिल होते जाएंगे, क्रॉस कंपोनेंट ऐड होते जाएंगे, तो पॉइंट पी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सारे DE क्रॉस थीटा कंपोनेंट्स को जोड़ के आएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी डायरेक्शन भी एक्सिस की डायरेक्शन में ही होगी, हॉरिजेंटल, और कहीं को नहीं होगी। जबकि एक पॉइंट की वजह से लगा कि नहीं DE तो तिरछा आ रहा नीचे, लेकिन नेट जो आएगा वो साइन कंपोनेंट सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, क्योंकि डायमीटर सर्कुलर लूप में एक पॉइंट आप कहीं पर मानेंगे तो पक्का है कि उसका डायमेट्रिकली अपोजिट भी मिलेगा ही मिलेगा, और दोनों के साइन आपस में कैंसिल होंगे और क्रॉस जुड़ते जाएंगे सबके। तो फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा अगर आता है आपको तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पूरी थीम है, क्या मैं पूरी तरह क्लियर कर पाया हूं? यस सर। हाँ, तो इसे बनाइए, डायग्राम बनाइए और फिर लिखते हैं। हो गया, मतलब कुछ नहीं है फिर, अगर इतना जो क्लियर है तो। फिर तो ये इंजॉयबल डेरिवेशन है। और इसके बाद हम टोटल में पहला आ जाएगा हमारा, जिसमें हमने अब चलिए let us consider a circular conducting loop, circular conducting loop of radius a मान लेते हैं a, and having charge ऐसे करते हैं +2। तो कंडक्टिंग है, चार्ज है, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस चार्ज will be distributed uniformly on the loop। ठीक हो गया, ये तो लूप के बारे में बताया। करना क्या है अब ये बताना हुआ, तो नई लाइन से लिखते हैं
Let us take a point P on the axis of loop such that OP equal to X. Where O is the center of loop. Center of circular loop. चलो भाई ये भी हो गया. एक पॉइंट मान लिया हमने एक्सिस पर, एक्स दूरी पर. अब मेन काम ये है कि करना क्या है. We have to find electric field at point P due to the charge on the loop. Charge on the loop. तो लूप पर जो चार्ज है उसकी वजह से पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमने कैलकुलेट करना है. ठीक. प्रॉब्लम वही है कि भाई पॉइंट चार्ज नहीं है, चार्ज फैला हुआ है पूरा, तो हम इसको एक छोटे से उसमें बांट देंगे. यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर. चलिए ठीक. लेट अस टेक स्मॉल portion AB on the loop of length DL. So charge on this loop will be on this loop will be, मान लेते हैं dq. तो dq कितना होगा बच्चों? q/2πa into dl डायरेक्टली. बट 2πa लेंथ पे कितना चार्ज है? 2πa लूप की चौड़ाई. लूप मतलब हम मान रहे हैं उसकी मोटाई नहीं होगी, जो लंबाई है, पतला वायर. तो 2πa जो बाउंड्री है लूप की, उस पर क्यू चार्ज है ना, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा? q/2πa. तो dl लेंथ पे कितना होगा? मल्टीप्लाइड. तो ये dq निकाल दिया. मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए फिर. अच्छा, अब इसकी वजह से पॉइंट P पर निकालते हैं इसको कुछ मान लें, इस दूरी को यहाँ पर r मान लेते हैं. देखिए प्लीज डायग्राम में ये वाली दूरी r मान लेते हैं. तो अब जो लूप है A और B में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, वो इतना नजदीक जितना नजदीक आप सोच सकते हो. फिजिक्स में थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं. तो ये BP जो हो या AP जो हो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो R है. ठीक है. तो फिर इस लूप की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to this point charge dq. अब पॉइंट चार्ज हो गया ना, हम मान सकते हैं इसको, इसलिए लगा सकते हैं पॉइंट चार्ज dq इज, हम इसे de कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड. तो 1/4πε0 k
इंटू dq अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यही है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, q अपॉन r स्क्वायर होता था, यहाँ छोटा है तो dq। अब इससे हम दो कंपोनेंट करते हैं। पहले मान लेते हैं लेट एंगल ए पी ओ सेंटर इक्वल टू थीटा। आप देखिए थीटा एंगल यही है, ए पी ओ या बी पी ओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उस थीटा की वजह से अब इट्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ऐसा पढ़ा होगा ना 11th में, देखो बच्चों, ये अगर एक वेक्टर है आर, तो हम लोग ऐसा करते थे, ऐसे तोड़ते थे, याद है आपको? इधर को थीटा है तो इधर को आर क्रॉस थीटा और इधर को आर साइन थीटा, यही किया है ना हमने अभी, ऐसे। हाँ सर। हाँ यही किया है, दोबारा दिखा रहा हूं मैं आपको। ये डी इधर को था, ये वाला देखिएगा ये, तो इसका थीटा जहां है उधर को क्रॉस और नीचे को साइन, फिर डायमेट्रिकली अपोजिट ले लो, उसका भी ऐसे तोड़ दो, बस जोड़ दो भाई, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर बात समझ में आ रही है तो लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं। इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट will be d cos theta while vertical will be वर्टिकल की जो एक्सिस है परपेंडिकुलर हुआ बेसिकली, क्योंकि ये भी तो कहीं भी ले सकते हो, लेकिन ठीक है लिखना कोई दिक्कत नहीं, वो कैंसिल तो होना ही है। विल बी डी साइन थीटा, तो हमने ये ले लिया। अब क्या करना चाहिए? सर अब डी साइन थीटा को कैंसिल और डी कॉस थीटा को हाँ, इंटीग्रेट। उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि मैंने डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे ले रखा है। लेट अस टेक, चलिए, another similar point charge, similar point charge just just opposite to AB। अच्छा जी, ले लिया। अब सिमिलर है तो उस पर भी उतना ही चार्ज मानेंगे। अब उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P field at P will have same decomposition d cos theta along axis and d sin theta perpendicular to axis। ठीक है ना? यस सर। तो एक एक्सिस से अलोंग, एक एक्सिस से परपेंडिकुलर। ठीक हो गया ये भी। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? सर की परपेंडिकुलर वाले। हाँ, वी ऑब्जर्व दैट d sin theta components are equal and opposite, and hence cancelled out। तो इक्वल अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और दूसरा ऑल्सो ये भी लिख लेते हैं,
DE cos theta components will be added up. Will be added up. तो ऐसे ही अब ये लिखना है कि इसी तरह करते रहेंगे तो ये सब ऐड होते जाएंगे. तो इस बात को लिख लेते हैं. इन अ सिमिलर वे, नई लाइन से अब in a similar way, we can take different opposite points. So net electric field at P due to the loop will be, अगर मैं उसे E कहूं तो वो DE cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा नहीं, क्योंकि सारे कंटिन्यूअसली हैं. लूप तो कंटिन्यूअसली छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होगा. ठीक है. यस. और बच्चों सबसे ऊपर की लाइन देखिए, DE जहाँ लिखा है, आप इसे इक्वेशन 1 लिख सकते हैं ऊपर, तो यहाँ से DE की वैल्यू ले सकते हैं. तो E इक्वल टू DE की वैल्यू 1/4πε0 K जो भी है मीडियम इंटू dQ/r² इंटू cos थीटा. यही था, देखिए तो. हाँ सर. अब dQ कितना है ऊपर देख लीजिए. dQ मैंने लिख रखा है Q/2π इंटू dl. तो वैल्यू रख देता हूँ 1/4πε0 के, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन. dQ मतलब Q/2πa इंटू dl. ठीक है. और 1/r². cos थीटा कितना है जरा डायग्राम में देखिए तो, x/r. देखिए तो प्लीज. cos थीटा यस सर. अच्छा. अब प्लीज अब ये देखिए, ए एक्स और आर में आपस में क्या रिलेशन होगा. पाइथागोरस लगा सकते हैं ए एक्स और आर में. हाँ सर. तो फिर अब यहां पर हम लिख सकते हैं, ये पहले कितना हुआ एक बार और लिख लेते हैं इसमें भाई. ठीक है. सिंस x² प्लस a² इक्वल टू r², r इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस a² की पावर 1/2. तो आपके पास E कितना हो गया 1/4πε0 के इंटीग्रेशन ऑफ Q/2πa इंटू dl इंटू x/r³. r³ कितना हुआ x² प्लस a² की पावर 3/2. अरे भाई ये Yes, r sir. है, r का क्यूब करोगे दोनों साइड पावर 3 करोगे तो राइट हैंड साइड की पावर 3/2 हो जाएगी. तो ये सब बाहर आ जाएगा 1/4πε0 k QH/r²
2 pi a into x square plus a square to power 3/2 integration of dl। जरा इस पर गौर करिए प्लीज। ये छोटे छोटे लूप है, आपने एक लूप को बहुत छोटे छोटे पार्ट में बांटा था ऐसे डीएल डीएल करके, उन सब लूप को जोड़ देंगे तो टोटल 2 पाई आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? डीएल इक्वल टू 2 पाई ए, पूरी बाउंड्री आ जाएगी ऐसे डीएल डीएल जोड़ के छोटे छोटे सबको। यस सर। यस सर। सारे लूप बन जाएंगे। सो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर? 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट t 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्वेश्चन नंबर 2। और ये कहाँ को है? अलोंग ओपी, ओ से इसी डायरेक्शन ओ से पी की ओर है। तो आपने ये निकाल दिया एक्सप्रेशन। एक सर्कुलर लूप अगर हमारे पास है तो फिर उसकी वजह से उसकी एक्सिस में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो पूरा डेरिवेशन रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देख लीजिएगा प्लीज। एक सर्कुलर लूप ले रखा है मैंने ए रेडियस का, और उसके सेंटर से x दूरी पर कहीं पर एक पॉइंट P है। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है। मान लेते हैं कैसा भी ले सकते हैं, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। तो फिर पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक छोटा सा पार्ट लिया पहले डीएल लेंथ का और देखा कितना चार्ज है। टोटल सर्कुलर लूप की लंबाई 2 पाई ए है। 2 पाई ए पर क्यू चार्ज था तो यूनिट पर क्यू अपॉन 2 पाई ए, तो डीएल लेंथ पर जो भी होगा वो डी क्यू होगा। अब डी क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज माना जा सकता है। उस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, वो डीई मान लिया। तो डीई का एक्सप्रेशन हमने निकाला, फिर उसके बाद ये आया क्यू अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्मूले से डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलिए ठीक है। तो लेकिन डीई जो आया उसके दो कंपोनेंट तोड़े जा सकते हैं अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो वो डी cos थीटा और डी sin थीटा आ जाएंगे। फिर मैंने ये समझाया कि जस्ट इसके डायमेट्रिकली अगर अपोजिट ले लूं कोई पॉइंट, तो उसमें भी ये कहानी तोड़ी जा सकती है ऐसे। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि साइन कंपोनेंट इक्वल और अपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्रॉस कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। मतलब मैं कोई भी पेयर ले लूं ऐसा, और हमें तो सारे पेयर की वजह से निकालने हैं, तो सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ना मतलब इंटीग्रेट करना। तो चलो ठीक है, यही कहानी इसमें लिख दी। और टोटल ई जो है बाद में ई इंटीग्रेशन ऑफ डी क्रॉस थीटा, वैल्यू रख दी डी की भी क्रॉस थीटा की भी। तो केवल वेरिएबल डीएल था वो अंदर रहेगा, सारे डीएल को जोड़ के पूरी बाउंड्री आ जाएगी। तो ये हो जाएगा। मेरे ख्याल से अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, नोट करके हम एक आध चीजें इसमें लिख सकते हैं फिर, अगर ये समझ में आया है। पॉइंट P is at the center of loop, सेंटर ऑफ लूप। आप प्लॉट करिए डायग्राम में। अगर पॉइंट P को आप लूप के नजदीक लाते जाइए और P को ले आइए सेंटर पे, तो क्या हो जाएगा बच्चों? X क्या हो जाएगा फिर? X 0 रखेंगे इस एक्सप्रेशन में तो ये कितना हो जाएगा? Then equal to 0। सर 0। तो किसी सर्कुलर लूप कंडक्टिंग लूप है और उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है अगर पूछा जाएगा, तो आप क्या बताएंगे? 0।
वो लॉजिकल भी है। इधर देखिए प्लीज, यहाँ पर मैं फिर समझा देता हूँ। सपोज ये बाउंड्री पर DQ चार्ज है, इसकी वजह से सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है उसकी डायरेक्शन यहाँ को होगी, लेकिन फिर डायमेट्रिकली अपोजिट मानूंगा तो वहां पर ठीक इतना इधर को भी आ जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। हर पेयर की वजह से आप सोचते जाओ तो सब कैंसिल आउट होकर नेट 0 आएगा। यहां से भी निकाल सकते थे और इसकी मदद से भी निकाल लिया। इसमें आप अंतर आएगा जब मैग्नेटिक आप देखेंगे ऐसे लूप में, वहां मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखेगा कुछ। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा, इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी देखते हैं, देन ये कितना होगा 1/, मतलब आप एक्सिस पर बहुत दूर निकल गए, इनफाइनाइट का मतलब समझिए बहुत ही दूर आगे चले गए, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर नीचे से x कॉमन ले लीजिए, ऊपर तो नीचे h⁵3/2 आ जाएगा, h³ आएगा बाहर, और 1 + a² / x² 3/2। तो ये लिमिट का ही मामला बन गया। फिर आप 1/4πε0 के, बल्कि क्यू भी बाहर आ गया, और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x², 1 + a²/x² 3/2। अब बताइए इस लिमिट का क्या होगा। x3 जो इंफिनिटी रखेंगे नीचे, तो ये सीधे ही 0 आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ सर। तो सर्कुलर लूप में जोरदार बात यह है कि सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, और जब इनफाइनाइट पे पहुंच रहे हैं तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को जा रहा है, 0 को जा रहा है, घटता जाएगा। क्लियर हो पाया नहीं हो पाया? यस। सर एक बार नोट के नीचे से दो वाली लाइन फिर से समझा दीजिए। कौन सी? जो जहां से दूसरा स्टार्ट किया है आपने, इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी। अच्छा, एक्स अगर इंफिनिटी की ओर जाएगा तो इसका मतलब है अगर बहुत दूर चले गए आप एक्सिस पर, तो आप क्या कैसे सॉल्व करेंगे? तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी लगाया आपने। अब इस एक्सप्रेशन के साथ यस परेशानी क्या है कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, अभी रख देंगे तो ∞/∞ बन जाएगा। ∞/∞ बच्चों अभी मैथ्स में इस पे बात नहीं हुई है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो लेकिन यहाँ ऊपर h से नीचे h³, तो जाहिर सी बात है x² बचा नीचे। अब अगर आप इंफिनिटी रख रहे तो पहले आप इस ब्रैकेट के अंदर लगा के देखिए, इसमें 1 आएगा केवल, नीचे इंफिनिटी है, ये 0, a²/x² 0 हो जाएगा, तो 1⁵3/2 1 ही आएगा। और अब बचा केवल 1/x², तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो क्वांटिटी ओवरऑल टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। तो यहाँ समझने वाली बात ये थी, मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट दूरी पर 0 होना तो नेचुरल लगता है किसी भी चार्ज से, और सेंटर पे भी 0 है, तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर है वो बढ़ते जाएगी, एक जो मैक्सिमम पे पहुंचेगी और फिर घटेगी। मैक्सिमम कैसे निकालेंगे वो लोग आप लोग फिर बाद में पढ़ेंगे, जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस में मैक्सिमम कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का, और मिनिमम कैलकुलस में सीखेंगे, तो उस समय तक तब आपको आ जाएगा कि अच्छा इसका डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टीज, कैलकुलस बहुत यूजफुल है ना। तो अभी इतना ही करते हैं इसको, ये डेरिवेशन पूरा हो गया हो अगर आपको समझ में आ गया हो तो। या कोई दिक्कत है इसमें अभी? नो सर। हम्म,
चलिए ठीक है, फिर इसको हम लोग अभी करते हैं और 5:45 पे दोबारा जुड़ेंगे। थैंक यू।